प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की स्टडी करेंगे और ये हमारा चैप्टर होगा वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। और हमारा जो स्टडी का क्रम चल रहा है उसके अनुसार ये हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। तो देखिए, सदिश विश्लेषण ये हमारा चैप्टर आज का है। इससे पहले लास्ट की वीडियो क्लास में हम लोग भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। भौतिक राशियाँ तो आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि वे राशियाँ जिनके अध्ययन में भौतिकी के नियम यूज होते हैं, भौतिकी के नियम प्रयोग होते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये भौतिक राशियाँ दो प्रकार की थी, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब देखिए, ये जो भौतिक राशियाँ हैं, जैसे हमने ये कहा कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये देखिए, ये जो बल है वो क्या है? भौतिक राशि है। और इस पर जो 50 लिखा हुआ 50, ये क्या है? उस बल की क्वांटिटी है, मात्रा है। ठीक, तो ये जो 50 है वो बल की क्या है? मात्रा है, परिमाण है बल का। अब हम क्या, उस वस्तु पर 50 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है। किसमें? उत्तर दिशा में। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम जब बल का अध्ययन कर रहे हैं तो बल के परिमाण की अवस्था, बल के परिमाण की बात आ गई, 50 न्यूटन परिमाण है और दिशा भी आ गई, उत्तर दिशा में बल लग रहा है। तो इसका इस आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो आपकी पुनः पुनः दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार की कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं? वो है एक अदिश राशियाँ। नंबर एक कौन सी? वो है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। और दूसरे प्रकार की जो राशियां हैं वो सदिश राशियां हैं, ठीक है। परिमाण और दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां वो दो प्रकार की हैं। नंबर एक अदिश राशियां, नंबर दो सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए, अब अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? अ माने नहीं, दिश माने दिशा। ऐसी राशियां जिनका अध्ययन करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। तो अदिश राशियां क्या हो गई? वे राशियां, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन के लिए केवल हमें किनकी आवश्यकता होती है? उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, ठीक है। क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, आपका क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, वैभव, वैद्युत धारा आदि बहुत सारी राशियां हैं। इनका जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनके परिमाण की आवश्यकता होती है। तो क्या कहलाती? अदिश राशियां कहलाती, ठीक है। अब आइए सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनके अध्ययन के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इनका जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें क्वांटिटी की भी आवश्यकता होगी और प्लस दिशा की आवश्यकता होगी। क्या कहलाएंगी? सदिश या वेक्टर राशियां कहलाएंगी, ठीक है। सदिश या वेक्टर राशियां, जैसे आपका वेग, चलिए जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गुरुत्वीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये सब कैसी राशियां होती हैं? ये सभी जो है वो
सदिश राशियां होती हैं, क्योंकि इनके अध्ययन के लिए दिशा की जरूरत होती है। जैसे देखिए कहाँ पे कैसे दिशा की जरूरत है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों, मान लो गति करते करते यहाँ पर आ गई, तो हमें देखना है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो दिशा की जरूरत हुई, तो इसलिए ये कैसी राशि हो गई, जो विस्थापन है वो सदिश राशि हो गई, परिमाण के साथ साथ दिशा की अवस्था हुई। इसी तरीके से वेग, देखिए वेग क्या है कि कोई वस्तु, मान लीजिए हमने किसी वस्तु को प्रारंभ में इस डायरेक्शन में फेंका, देखिए ये हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसको हमने ऐसा फेंका, तो आप देखिए इसकी जो नोक की दिशा है वो लगातार बदल रही है, लेकिन नोक की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, इसका मतलब इसका क्या बदल रहा है, वेग बदल रहा है। ठीक, वेग की दिशा बदल रही है, तो वेग के लिए क्योंकि इस नोक की डायरेक्शन बदल रही है, देखिए जब नोक की डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब वेग जो है वो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। इस तरीके से बल, ठीक, जैसे ये वस्तु देखिए इस डायरेक्शन में हमको फेंकना है, इस डायरेक्शन में, तो हमको बल इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यहाँ दिशा की जरूरत हुई है। तो ये सभी कैसी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सदिशों का अध्ययन करेंगे डिटेल में। ठीक, तो अब ये बात हो गई सदिश राशियाँ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ध्रुवीय सदिश, क्या होते हैं, ध्रुवीय सदिश, और दूसरे प्रकार के होते हैं अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर, अक्षीय एक्सल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ध्रुवीय सदिश कौन से होते हैं, वे सदिश जो एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं अथवा एक बिंदु की ओर कार्य करते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं अथवा एक बिंदु की ओर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे आपका विस्थापन, संवेग, बल आदि, ये सब कैसे सदिश हैं, ध्रुवीय सदिश हैं। ठीक, अब देखिए अच्छी सदिश कौन सदिश होते हैं, ध्रुवीय सदिश आप समझ गए, जो एक बिंदु से, वे सदिश जो एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं अथवा एक बिंदु की ओर कार्य करें तो उन्हें क्या कहोगे, ध्रुवीय सदिश कहोगे। अच्छा, अच्छी सदिश कौन से होते हैं, वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं अथवा एक अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं। ये एक अक्ष है और इस अक्ष के अनुदिश अगर कोई सदिश केवल इसी अक्ष के अनुदिश ही कार्य करे तो वो क्या कहलाता है, अच्छी सदिश कहलाता है। जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण आदि, ये सभी जो हैं वो कैसे सदिश होते हैं, अच्छी सदिश होते हैं, क्योंकि ये अक्ष के अनुदिश, एक अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं। ठीक है, और ये अच्छी सदिश होते हैं, इनकी जो दिशा होती है वो दाएं हाथ के पेंच के नियम से निकाल लेते हैं। दाएं हाथ में हम इस तरीके से पेंच को पकड़ करके घुमाते हैं। ठीक है, और इसकी नोक जो है वो अच्छी सदिश को, इसकी नोक जिस डायरेक्शन बढ़ेगी, इसको इधर घुमा रही तो नोक ऊपर को ओर जा रही, इधर को घुमाएंगे तो नोक नीचे को ओर जाएगी, तो इसकी जो नोक है वो अच्छी सदिश की डायरेक्शन को व्यक्त करती है। और इसको घुमाते किधर से, एक सदिश से दूसरे सदिश की ओर इसको क्या करते हैं, इस पेच को घुमाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सदिश जो हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः हो गए, ध्रुवीय सदिश और अच्छी सदिश। ठीक है, अब देखिए हम कुछ और सदिशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कुछ और प्रकार के सदिश होते हैं, इनमें से समान सदिश, समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश, ऐसे समांतर सदिश जो दिशा एवं परिमाण में समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। देखिए
जैसे ये आपके समांतर भी हैं और दिशा एवं परिमाण में भी कैसे हैं। देखिए अभी हम आगे बताएंगे कि जो सदिश होता है उसको किस तरीके से निरूपित करते हैं। सदिश को तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसमें ये जो तीर का चिन्ह होता है उसका जो बाणाग्र होता है, एरो होता है, वो दिशा को व्यक्त करता है और उसकी जो लंबाई है वो उस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये आपका समान सदिश हो गए। अब ये असमान सदिश क्या होते हैं। असमान सदिश ऐसे समांतर सदिश जो परिमाण में समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, क्या कहलाते हैं, असमान सदिश। ठीक, ये असमान सदिश हो गए। इसके बाद देखिए सहप्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। देखिए ये सभी क्या कहलाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश। ठीक है, ये एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके बाद समतली सदिश। समतली सदिश वे सदिश जो एक ही तल में होते हैं, जैसे बोर्ड है, देखिए बहुत सारे सदिश हैं। इस बोर्ड के तल में देखिए, ये आप बोर्ड के तल में हैं, तो ये समतली सदिश हो गए। और असमतली सदिश वो सदिश जो एक ही तल में नहीं होती। देखो इसका तल ये, इसका तल नहीं है वो, तो इसलिए असमतली सदिश हो गए। इसका देखिए आप लोग शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश क्या होता है, वह सदिश इसका परिमाण शून्य होता है, इसका परिमाण 0 होता है, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश को इस तरीके से व्यक्त करते, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप एकांक नंबर 5 नंबर 6 एकांक सदिश, ये इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, एकांक सदिश क्या हो, जैसा इसका नाम है, वह सदिश इसका परिमाण 1 होता है, वह सदिश इसका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को ऐसे इस तरीके से कैप से व्यक्त करते, कैप। ठीक है, अगर किसी सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए हो, तब इसका एकांक सदिश देखिए क्या हो जाएगा, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इक्वल ए वेक्टर अपॉन ए, ये आपका एकांक सदिश हो गया। अब देखिए इसका लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। अगला हमारा क्या है, लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, परस्पर लंबवत अक्षों। देखिए लंब कोणीय एकांक सदिश क्या हो गए, परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों को या एकांक वेक्टरों को क्या कहेंगे, लंब कोणीय एकांक सदिश। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये 2 अक्ष हैं, परस्पर लंबवत हैं, ये परस्पर लंबवत हैं, तो इनके अनुदिश जो सदिश लिया जाएगा, जो वेक्टर लिया जाएगा इनके अनुदिश, उनको क्या कहेंगे, लंब कोणीय एकांक सदिश। ठीक है, तो परस्पर लंबवत अक्षों, ये देखिए परस्पर लंबवत अक्ष हैं, ओ एक्स वाई जेड, तो ये जो परस्पर लंबवत अक्ष हैं इनके अनुदिश जो हम लोग एकांक सदिश लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, और इन्हें क्रम से आई कैप
आई कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लेंगे उसको किससे व्यक्त करेंगे, आई कैप। और वाई अक्ष के अनुदिश लेंगे उसको जे कैप। और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लेंगे उसको के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परस्पर लंबकोणीय एकांक सदिश, इनको आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आई जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश व्यक्त करेगा एकांक सदिश को, और जे वाई अक्ष के अनुदिश तथा के जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को व्यक्त करता है। ठीक है, ये आपके हो गए लंबकोणीय एकांक सदिश है। इसके बाद एक बात आई कि जो सदिश राशियां होती हैं, सदिशों का निरूपण, सदिश का निरूपण किससे करते हैं, तो सदिश का निरूपण एक तीर के चिन्ह के द्वारा करते हैं। कि सदिश का निरूपण किससे करते हैं, तीर के चिन्ह के द्वारा। इसमें इस तीर के चिन्ह की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को, तथा इसका जो वाणाग्र होता है, एरो होता है, वो उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करता है। ठीक, अब बात आई कि जो सदिश राशियां होती हैं इनको हम, अदिश राशियां को तो साधारण बीजगणित के नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं उनको हम लोग साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ या घटा नहीं सकते, उनके लिए कुछ अलग नियम है। तो वो क्या नियम है वो हम देखते हैं। तो सदिशों का जोड़ या योग, सदिशों का जोड़ या योग, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, दो सदिश राशियों को जोड़ने का एक बहुत सीधा और सिंपल मेथड ये है कि सबसे पहले हम द्वि सदिश राशि को दी हुई परिमाणिक दिशा के साथ ड्रॉ कर लें। मान लीजिए हमारे पास 50 न्यूटन का बल है और ये 50 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है। किसी वस्तु पर या किसी बिंदु पर 50 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम पैमाना मान लेंगे। क्या पैमाना, यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से पैमाना मान सकते हैं कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हैं, हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिए हुए वेक्टर को दिए हुए परिमाणिक दिशा में खींच लेंगे। ठीक है, ये वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है। अब इसके बाद इसके वामाग्र से दूसरे वेक्टर को उस डायरेक्शन में खींचेंगे जिस डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन होगी और जितना उसका परिमाण होगा। मान लीजिए कि ये दूसरा वेक्टर यहाँ से, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये पूरब दिशा है। अब दूसरा सदिश यहाँ से जिस डायरेक्शन में हो, चलिए मान लिए कि वो नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में हम उसी परिमाण के साथ इसके वाणाग्र से स्टार्ट करके इसको खींच लेंगे। जितना परिमाण हुआ उस परिमाण के साथ बी वेक्टर। अब पहले वेक्टर के आरंभिक सिरे को दूसरे वेक्टर के वाणाग्र से मिला देंगे। इस तरीके से ये मिलाएंगे तो ये जो आएगा वो उन दोनों सदिशों का क्या आएगा, परिणामी आएगा, परिमाण आ जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा, ये पहले वेक्टर से इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक, ये सीधा और सिंपल मेथड हो गया दो वेक्टरों के जोड़ने का। ठीक है, दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए सबसे पहले दिए हुए वेक्टर को दिए हुए परिमाण दिशा के साथ खींच लेते हैं, उसके वाणाग्र से दूसरे वेक्टर को जितना उसका परिमाण दिशा, जितना परिमाण होगा उतने परिमाण के साथ और जिस दिशा में होगा उस दिशा में खींच लेंगे। फिर पहले वेक्टर के आरंभिक सिरे को दूसरे वेक्टर के वाणाग्र से मिला देंगे। यही हमको क्या प्राप्त हो जाए, परिणामी। इसको हम पैमाने से नाप के जब फिगर बनाएंगे तो ये वाली, ये जो परिणामी है उसको नाप लेंगे और ये एंगल नाप लेंगे। ठीक है, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों सदिशों का जो परिणामी वो कितना है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर यहीं पर सपोज कीजिए घटाना होता है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से, देखिए ये क्या है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर,
तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को दी हुई दिशा परिमाण में खींच लेंगे और बी वेक्टर का जितना परिमाण होगा परिमाण उतना ही लेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे पहले से। अगर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हम इसको नीचे को इस डायरेक्शन में कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको परिणामी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये तो था दो सदिशों के जोड़ या घटाने का सीधा और सिंपल नियम। ठीक, दो वेक्टरों के जोड़ का एक और भी नियम है, दो नियम और भी हैं। दो वेक्टरों के जोड़ का त्रिभुज नियम, दो नियम और हम पढ़ेंगे। इनमें से नंबर 1 हमारा क्या है, त्रिभुज नियम। दो सदिशों के जोड़ या योग का त्रिभुज नियम क्या है। देखिए, दो सदिशों के जोड़ या योग का त्रिभुज नियम यह है कि यदि हम दो दिए हुए सदिशों को परिमाण दिशा के साथ किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से लें तब उनका परिणामी दिशा एवं परिमाण में त्रिभुज की उस भुजा से व्यक्त होता है जो उल्टे क्रम में ली गई है, जो उल्टे क्रम में ली गई हो। ठीक, देखिए हमारे पास दो सदिश हैं। अब उन दो सदिशों को हम क्या करें, दिशा एवं परिमाण के साथ त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से लें। मीन्स पहला सदिश ये ए सदिश है, ये ए वेक्टर है। इस वेक्टर का जितना परिमाण था और जिस दिशा में था हमने उसको उस दिशा में ले लिया। अब दूसरा सदिश जो है वो जितना परिमाण और दिशा में होगा उसको हमने यहाँ से ले लिया। ये त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से हमने ले लिया। अब इनका परिणामी ये बी वेक्टर था, तो इनका जो परिणामी है वो किससे व्यक्त होगा, इस त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज बना लेते हैं हम, उस भुजा से व्यक्त होगा जो उल्टे क्रम में ली गई है। देखिए आप यहाँ से चले, एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है। अब देखिए ये वाली भुजा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इधर को, एरो का साइन इधर को है, हमको इधर को आ रहे हैं, तो ये भुजा उल्टे क्रम में जो भी भुजा हमको मिलेगी वही क्या बताएगा, वही दोनों का परिणामी व्यक्त करेगा। ठीक है, ये ठीक, इन दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल है वो दिशा जो थी हमने थीटा, ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच जो दिशा है, जो कोण है वो हमने थीटा मान लिया। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा यहाँ पर भी नाप लेंगे, मेजर करके जब इसको बनाएंगे तो हमको ये नाप लेंगे तो दोनों का ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको परिणामी प्राप्त हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। मैथमेटिकली किस तरीके से हम ये परिणामी ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी इस भुजा को आगे और बढ़ा लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये ठीक, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम लोग मान लेते हैं, इस त्रिभुज को P Q R S, ठीक, ये हमने मान लिया। अब आप देखिए यहाँ से कि छोटा जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज, ये कौन समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आर एस क्यू में। इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये जो एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई और ये 90 अंश का कोण ये कर्ण हो गई और ये भुजा है वो आधार हो गई। तो अगर हमको आधार निकालना है, ये आधार हमको निकालना, कर्ण हमको मालूम है बी है, तो आधार और कर्ण में किस में रिलेशन होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार क्यू एस अपॉन कर्ण कितना है क्यू आर। तो कॉस थीटा बराबर क्यू एस अपॉन क्यू आर। ये क्यू आर ये भुजा है, इस भुजा का परिमाण कितना है बी। अब यहाँ देखेंगे क्यू एस बराबर बी कॉस थीटा, ठीक, इस वाली भुजा का परिमाण कितना आ गया बी कॉस थीटा। इस तरीके देखिए हम ये वाली भुजा निकालें तो ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये हमको मालूम है कर्ण, तो हम अब क्या पुनः साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब लंब आर एस है अपॉन आधार कितना है बी, तो आर एस बराबर कितना आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने
इस यहाँ से यहाँ तक इस भुजा का परिमाण ज्ञात कर लिया और इसका परिमाण ज्ञात कर लिया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज है? ये वाला PSR। PSR में इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये क्या कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी PR वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, PS वर्ग प्लस RS वर्ग। ठीक है, PR ये क्या हमने मान लिया, ये पूरी हो जाए PR, ये R मान लिया, परिणामी मान लिया, तो ये हो गया R स्क्वायर इक्वल PS इक्वल लिख सकते हैं हम PQ प्लस QS का होल वर्ग प्लस RS का होल वर्ग। ठीक है, ये PS किसके बराबर है, PQ प्लस QS के इक्वल है, तो R स्क्वायर इक्वल देखिए PQ, ये PQ है, PQ का परिमाण कितना A प्लस QS, यहाँ देखिए QS का परिमाण कितना है B cos थीटा का होल वर्ग प्लस RS का कितना है B sin थीटा का होल वर्ग। तो आप यहाँ देखिए R स्क्वायर इक्वल, इसको खोलेंगे तो लगाइए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो R स्क्वायर इक्वल देखिए ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस यहाँ से B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से क्या आ गया, R स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस ये देखिए कितना हो गया प्लस 2AB कॉस थीटा, तो आपका क्या आ गया R स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, या R इक्वल अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो सदिशों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दो सदिश राशियाँ होंगी तो उनका परिमाण होगा, परिमाण हम AB, हमने वो परिमाण यहाँ पर AB से व्यक्त किया है, और उनकी दिशा होगी, दिशा में उनके बीच कोण थीटा इसमें आ गया। तो इस फार्मूले की सहायता से हम दो सदिश राशियों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उस परिणामी की अब देखिए दिशा क्या होगी, यदि परिणामी, ये देखिए ये जो परिणामी है वो यदि परिणामी R, ये परिणामी R अगर A वेक्टर से अल्फा कोण बनाता हो, परिणामी R सदिश A से अल्फा कोण पर हो, तब यहाँ देखिए आप tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, तो लंब RS है बटे आधार कितना है PS। RS की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल चुके हैं, B साइन थीटा अपॉन PS। यहाँ देखिए हम लोग PS बराबर क्या है PQ, तो A प्लस QS की वैल्यू कितनी B कॉस थीटा। इस फार्मूले की सहायता से हम डायरेक्शन भी, दिशा भी निकाल सकते हैं। तो ये दो सदिश राशियों के योग का त्रिभुज नियम हुआ। ठीक, इसके बाद देख लीजिए आप इसको, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इससे हम दो सदिश राशियों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दो सदिशों के जोड़ का एक अगला नियम है जिसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, देखिए अब दो सदिशों के जोड़ का एक हमारा जो दूसरा नियम है
वो क्या है, वो है समांतर चतुर्भुज नियम। ये देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज नियम क्या है कि अगर दो सदिशों को दिशा एवं परिमाण में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से लें तब उनका परिणामी दिशा एवं परिमाण में उस विकर्ण से व्यक्त होगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर के जाता है। ठीक, जैसे देखिए एक हमारे पास सदिश है, उस सदिश को हम दिशा एवं परिमाण में इस तरीके से हमने, ये सदिश ए था, इसको हमने दिशा परिमाण में समांतर चतुर्भुज एक भुजा से ले लिया। दूसरा जो सदिश था वो दिशा एवं परिमाण में समांतर चतुर्भुज की हमने ये दूसरी भुजा से ले लिया। तब अब हम देखिए क्या करें, इसको पूरा समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लें। अब इस देखिए तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है वो दिशा एवं परिमाण में उस विकर्ण से व्यक्त होगा जो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर के जा रहा है, इससे व्यक्त होगा क्या, इनका परिणामी आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस भुजा का इस विकर्ण का मेजरमेंट कर लें और ये विकर्ण जितना आएगा वो इन दोनों सदिशों का क्या होगा, परिणामी होगा। ठीक, देखिए इन दोनों सदिशों के बीच का ये एंगल थीटा है और जो परिणामी है वो सदिश से अल्फा एंगल पर है। ठीक, तो मैथमेटिकली इसको भी देखिए किस तरीके से हम इसका परिणामी ज्ञात करेंगे। इस भुजा को क्या करें, थोड़ा आगे ड्रॉ करें और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ये। ठीक, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा और इस समांतर चतुर्भुज को हम क्या मान लें, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो आप यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज है, ये देखिए ये जो छोटा त्रिभुज है ये वाली भुजा कितनी, इसका परिमाण v है, तो इस भुजा का परिमाण भी b होगा, परिमाण b होगा। ठीक, तो त्रिभुज ये हमारा छोटा समकोण त्रिभुज है, कौन सा, आर टी एस में। इस त्रिभुज में पुनः देखिए, इस त्रिभुज में ये भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमको आधार निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार एस टी अपॉन कर्ण आर एस। तो कॉस थीटा बराबर एस टी अपॉन आर एस बी। तो यहाँ देखिए एस टी बराबर कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तथा पुनः देखते हैं अब हमको क्या निकालना है, हमको आर टी निकालना है। तो इसी तरीके से जो आर टी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक, फिर एक बार देख लीजिए, ये कोण, इसके सामने भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो आधार और कर्ण किसमें संबंध होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो ये हमको दोनों प्राप्त हो गए। अब देखिए जो आपका एक समकोण त्रिभुज बड़ा सा है, कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, पी टी आर। पी टी आर में इस समकोण त्रिभुज में जब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। ये हमने आर मान लिया था, ठीक, ये परिणामी आर मान लिया है। और पी टी, ये देखिए पी टी को हम लिख सकते हैं पी एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी। देखिए आर टी, यहाँ देखिए आर टी की वैल्यू कितनी आई, बी साइन थीटा का होल वर्ग। तो आप देखिए यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल, इसको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पी एस की वैल्यू कितनी, ए, पी एस का, देखो यहाँ से यहाँ पी एस का परिमाण ए है, ठीक है।
और एस टी, देखिए एस टी का परिमाण कितना, बी कॉस थीटा का होल वर्ग प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम खोलेंगे तो कितना आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पीछे तरीके के मेथड से तो यहाँ पर बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या आर इक्वल के आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम से भी जब हम दो सदिशों के बीच का परिणामी निकालेंगे तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इससे निकाल लेंगे, या सीधा ये फिगर ड्रॉ करके हम ये वाली लेंथ मेजरमेंट करके भी दो सदिशों का परिणामी और उसकी डायरेक्शन ये एंगल नाप के निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे देखिए दिशा, अगर ये जो परिणामी आर है वो ए सदिश से अल्फा कोण पर हो तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबार्टी है अपॉन आधार कितना है PT। तो tan अल्फा बराबर RT की वैल्यू आप देखिए, RT की वैल्यू कितनी थी, B साइन थीटा अपॉन PT इक्वल क्या है PS, तो A प्लस ST कितना है B कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले से भी हम सीधा इस परिणामी की क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, आज की वीडियो क्लास में इतना ही।